अमेरिका का एक 15 पॉइंट एजेंडा है और जी। हमें ईरान से भी एक एजेंडे की बारे में पता है हमें। देखना ये कि ईरान की रिजर्वेशंस क्या हैं। ईरान ये समझता है कि उसको दुनिया में आइसोलेट किया गया रॉन्ग जी। एजम्पशंस के ऊपर। हम्म। वो ये चाहेंगे कि वो उनके ऊपर जिस तरह की सैंक्शंस लगी हुई हैं, हम जानते हैं कि 1979 से ईरान अंडर सैंक्शंस है और बहुत तरीकों से उनको दबाया गया। वो ये चाहेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को उभारें और उनके ऊपर सैंक्शंस रिमूव हों। तो मेरा ख्याल है कि यूएसए को पहला रिलीफ यही देना पड़ेगा, उनको देना चाहिए। वो उन सैंक्शंस के बारे में बातचीत करें और जो यूएसए के कंसर्न्स हैं ईरान की मिलिट्री पावर के बारे में या जो ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, जी। उसके ऊपर बातचीत की जाए। और दुनिया में डिप्लोमेसी से ही दुनिया के मसाइल हल होते हैं और इसका बेयन सबूत है कि आज पाकिस्तान ने इन दोनों पावर्स को कि जो आज से एक हफ्ता पहले जंग बहुत में थी, बुरी तरह बिल्कुल। से लड़ने के लिए तैयार थे और हमें ये धमकियां मिल रही थी इस रीजन में कि यहाँ से जो आपकी इंसानियत है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आज वो एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं बहुत होपफुल हूँ और मुझे इसकी बहुत कवी उम्मीद है कि कल तक इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। बिल्कुल हमारे सामने आएगा सर। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डॉक्टर हामिद अल मशरकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं आप सर। बहुत शुक्रिया 365 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज का दिन पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, तारीख साज दिन है और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रहा है। क्या क्या एनालाइज करें इस सारी सिचुएशन को आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ़ख्र का लम्हा है, पूरी पाकिस्तानी कौम और मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरह के मैं डिफरेंट जगह पे बात कर रहा हूँ कि आज इस्लामाबाद जो है वो दुनिया की सेंटर स्टेज बना हुआ है। एक ज़माने में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और लंदन और जेनेवा की बातें होती थी। अब इस्लामाबाद की उसी से बल्कि उससे बढ़ के बात हो रही है कि इस्लामाबाद ने तीसरी आलमी जंग को रोका। दूसरी बात यह है कि तमाम हमारे दुश्मनों की साजिशों और उनकी हर तरह की चालाकियों के बावजूद, उनकी हर तरह की साजिशों के बावजूद आज दोनों फरीक जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और दोनों संजीदा हैं इस जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने को। पाकिस्तान ने जहां पर ईरान को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया, ईरान के साथ खड़ा रहा, पूरी अरब दुनिया को समझाया कि ये जंग जो है ये इसमें कूदना जो है वो बहुत खतरनाक होगा। वहीं पर जब अमेरिका फंस गया, अमेरिका बमबारी भी कर दी, अमेरिका ने तबाही भी कर दी और उसके बाद फिर अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए थी, अमेरिका को उसके नताइज नहीं हासिल हुए, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की भी मदद की। और अमेरिका जो है वो मैं समझता हूँ कि आइंदा कई दहाइयों तक पाकिस्तान का ऑब्लाइज्ड रहेगा, मशकूर रहेगा कि पाकिस्तान ने उसको इस जंग की दलदल से निकाला जिस दलदल में नेतन्याहू और इसराइल की सहूनी लॉबी ने उसको फंसाया। नेतन्याहू ने पूरी तरह से मैं कहता हूं ट्रैप किया प्रेसिडेंट ट्रंप को और इस हालत तक जंग पहुंची। आप देखिए कि अभी भी इसराइल और नेतन्याहू की कोशिश है लबनान पर जो उन्होंने बमबारी की और सारा कुछ कि ये पूरा जो मुज़ाकरात का अमल है ये सबूताज हो जाए। दूसरी जानिब अभी आपने देखा अब्बास इराक़ची साहब ने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है चंद देर पहले। वो ये कि उन्होंने कहा कि इस अमेरिकन वफद के अंदर दो तरह के ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी जेडी वैंस जो अमेरिकन मुफादात की ज्यादा निगहबानी कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है जो कहता है इजराइल फर्स्ट, जिसको उन्होंने जेरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ को उनका नुमाइंदा करार दिया है। सो इसी तरह जब मुज़ाकरात आगे जाएंगे और इंशाल्लाह मुज़ाकरात के हमें कामयाब होने की कभी उनकी यकीन है, बिल्कुल। उसके अंदर भी कोशिश होगी ईरान की कि वो जो अमेरिका फर्स्ट वाली आइडियोलॉजी है उनको ये समझाया जाए कि इसराइल के जो की प्रॉक्सी ना बने, इसराइल के दबाव में आकर जो अमेरिका ने गलत फैसले किए हैं उसके नतीजे में पूरा खित्ता जंग में झोंक दिया गया है। और अब वक्त आ गया है कि ईरान के जायज मुतालबात माने जाएं और अमेरिकन जो हैं वो अपनी जो हेजमनी है जो गल्फ कंट्रीज के अंदर उन्होंने रखी है उसको अब वो कम करें, बल्कि बतदरीज उसको खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये खाली जंग बंदी पे बात नहीं होगी, इसके बाद खित्ते के जो बड़े मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला है फलस्तीन का, उसकी आज़ादी का, उस पे बात होगी। दूसरी बात है लेबनान के ऊपर जो
चढ़ाई की, जनूबी लबनान पे कब्जा किया, उस पे बात होगी। तीसरी बात ये कि खित्ते के अंदर जो इसराइल अपनी, मैं कहूँगा, जो बदमाशी जारी रखे हुए है, उसको हमेशा के लिए खत्म होना होगा। ग्रेटर इसराइल या एक्सपेंशंस को खत्म करना होगा। सो ये इतना आसान नहीं है। मैं ये समझता हूँ इवन ये मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। शुरू में तो मुज़ाकरात के अंदर एक माहौल बनाना होता है, पाकिस्तान ने वो बना दिया। शुरू में होता है एक दूसरे की बात सुनने का हौसला पैदा करना होता है, अब वो पैदा होगा। फिर उसके बाद एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझा जाएगा और अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। डिप्लोमेसी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अपना केस किस तरह फॉरवर्ड करते हैं, यानी आप अपना नैरेटिव किस तरह बिल्ड करते बिल्कुल। हैं और किस तरह आप मैक्सिमम उससे आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का रोल इंतहाई क्रिटिकल आगे भी है, बहुत अहम है, जहाँ पाकिस्तान की कोशिश होगी कि दोनों को कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ पे लाया जाए और दोनों को लीवरेज दिया जाए उनके मुतालबात के हवाले से और उनके जो डिमांड्स हैं उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, फील्ड मार्शल, पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है और बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की किस्मत का एक बेस्ट टाइम है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इससे बहुत कुछ हासिल करेगा। सर बिल्कुल, जिस तरह से अभी कुछ लम्हे पहले आपने बात की कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, एज बिंग यू बाहर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, आप क्या समझते हैं ज़ीरो सम मेजर्स हम देखेंगे इन मुज़ाकरात में? जी, डेफिनेटली देखिए, कंप्रोमाइज़ से के बगैर तो मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं। देखिए, जब आपने 10 पॉइंट रख दिए, इसका मतलब ये कि आप इसके लिए तैयार हैं कि अगर इसमें 10 में से 6 बातें भी मान ली गई, 7 बातें भी मान ली गई, तो मैं अपनी कामयाबी समझूँगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने 5 पॉइंट्स रखे हैं, तो उसकी कोशिश होगी कि इसमें से 3 पॉइंट तो मान लिए जाएँ ताकि मैं अपनी कामयाबी की बात कर सकूँ। सो इस अंदाज़ के अंदर एक तो जो मार्जिन है वो रखा जाता है। दूसरी बात ये कि देखा जाएगा, जैसे अब यूरेनियम के हवाले से ईरान का एक अपना मौक़िफ़ है और अमेरिका और पूरी दुनिया कहती है जी कि किसी भी हालत में अमेरिका ईरान को एटमी ताकत नहीं बनना चाहिए, यूरेनियम नहीं लेना चाहिए। तो उसके अंदर ईरान ये कहता है कि भई इस्राइल के पास भी तो एटम बम है, इस्राइल के पास वही सब कुछ है, तो मेरे पास अगर डेटरेंस नहीं है तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो उसको किस तरह बाकी गारंटर्स उसको एंश्योर करेंगे कि तुम्हारे पास एटम बम ना भी हो तो हम तुम्हारी गारंटी सिक्योर करते हैं। इसी तरह जब बात होती है कि आबनाए हरमुज़ जो पहले से खुली हुई थी, कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ से तेल गुज़ारने के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि उसके ऊपर ईरान ने अपना राइट डिक्लेयर किया है। अब देखना होगा कि ईरान को वो राइट किस अंदाज़ में मिलता है। क्या दुनिया में एक नया मिसाल बनेगी कि खुले पानियों के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, या क्योंकि ईरान ने कहा कि मुझे जंगी तौर पर जो जंग में मेरा नुकसान हुआ उसका मुआवजा अदा किया जाए। अमेरिका अगर मुआवजा अदा करता है तो वो तो खुली शिकस्त होगी। तो अमेरिका ने ये रास्ता निकाला और ईरान ने भी कि वहाँ पे टैरिफ किया जाए। अब इसके ऊपर देखना है कि किस अंदाज में मुज़ाकरात होते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी रही पिछले 40 साल से, उन पाबंदियों के खात्मे के बाद ईरान को पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो किस तरह एक्सेस मिलती है। ईरान का तेल जो है वो दुनिया में मार्केट प्राइस पे अगर बिकने लग जाए तो ईरान को 300 से 400 अरब डॉलर साल का फायदा होता है, जो कि उसको दिनों में उसकी सारी जो तरक्की है और सारा कुछ वो दोबारा से यूरोप और अरब ममालिक के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। ये देखना होगा कि उसके ऊपर उसको कितना लीवरेज देते हैं। सो अमेरिका के पास बहुत कुछ है नेगोशिएशन के लिए, इसी तरह ईरान के पास बहुत कुछ है लेन देन के लिए। देखना होगा कि गारंटीज क्या काम करती हैं इंटरलोकेटर्स के तौर पर, पाकिस्तान का क्या मजीद रोल आगे सामने आता है इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि मुस्तकिल जंगबंदी का हासिल होना पूरी दुनिया की तारीख में पाकिस्तान का कारनामा लिखा गया। बिल्कुल, पाकिस्तान का कारनामा लिखा गया है और लिखा भी जाएगा। सर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रियर एडमिरल डॉक्टर इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात की है कि गारंटीज बहुत ज़रूरी हैं, डेटरेंस का एलिमेंट हमने डिस्कस किया है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी देखें, जो एक्सटेंडेड डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तो अभी हम यूरोप में देख रहे हैं कि वो ना उतना वर्केबल ऑप्शन नहीं है और कोई दुनिया की ताकत किसी को गारंटी नहीं दे सकती। अगर हम ऐसा होता तो यूक्रेन का आज वो हाल ना होता जो हो चुका हुआ है। यूरोप के अंदर भी जो यूएसए का जो एक्सटेंडेड डेटरेंस था उसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जर्मनी और कुछ और ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाने की बातचीत करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो
इसराइल का रोल है इस सारे के अंदर वो सेंट्रल है। जब तक इसराइल का जो एक थ्रेट है वो कायम रहेगा, जब तक इसराइल को कोई लगाम नहीं डालेगा फॉर दैट मैटर, तब तक जितनी भी रीजनल पावर्स हैं वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हैं। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये एक एक्सटेंडेड डेटरेंस का मॉडल ये फेल हो चुका है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और उनके साथ कोई भी किसी किस्म की शरारत करने की नहीं सोच सकता। अगर ईरान के पास जो कि एक इल्ज़ाम था कि जी कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते दूर रह गए थे, अगर वो चीज़ होती तो शायद ये आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन डेटरेंस जो है या फॉर दैट मैटर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। उनका फ़ायदा ही ये है कि जंग को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल। ईरान भी एक सलाहियत हासिल करना चाहता था कि ताकि उस पर इस तरह की ब्लेटेंट किस्म की एग्रेशन ना हो। लेकिन अब चूंकि वो मरहला निकल गया ईरान के लिए और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि जी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करे, तो ईरान के लिए ये एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग टूल है कि जी ठीक है, अगर हम इस जगह पे आ गए हैं और अगर हम इसको अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं तो आप हमें वो लिवरेजेस दीजिए कि जिसमें हमारी जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म करें, आपने हरमुज़ पे हमारा कंट्रोल जो है उसको तस्लीम किया जाए। आप देखिए, आपने हरमुज़ जो है ना कि वो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो 33 से 55 किलोमीटर इसके विड्थ है और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी है उसके मुताबिक जो आपकी जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं वो एक हद तक उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। तो अब नए हरमुज़ पे जितना कंट्रोल ईरान का होगा उतना ही कंट्रोल ओमान भी करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे ये एक स्कीम ऑफ ऑपरेशंस बन जाती है तो फिर जो बाबुल मंदब पे यमन है और बिल्कुल इस वक्त पूरे दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। इस्लामाबाद जो है वो सेंटर पॉइंट बन चुका है मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका ईरान बहुत अहम मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और बड़ी बैठक की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं।